अब तो ये किसी को भी नागरिकता देने का कानून है और ये फॉर्म भी आ गया है। जो भी प्रताड़ित है वो आए, फॉर्म भरे और उनको मिलेगा। और जो लोग भारत के भीतर आ चुके हैं 2014 31 दिसंबर तक, उनको मिलने वाली है नागरिकता। किसी की तो छीनी नहीं जानी है नागरिकता। अब किस बात का डर, अब किस बात के सवाल, और अब हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा आपके पास और कोई भी क्रिटिसिज्म है? क्योंकि अगर आप हेडलाइन मैनेजमेंट कह रहे हैं तो 9 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे इंटरव्यू में जो कहा था वो भी आप सुन चुके हैं। अब बताइए कि दिक्कत किस बात की है? नमस्कार नाविका जी, उम्मीद करता हूं मैं डिस्टर्ब नहीं किया जाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं और इस मामले को मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मैं पिटिशनर हूं, कपिल सिब्बल जी लड़ रहे हैं इसके लिए, तो मैं तर्क बता देता हूं किन ग्राउंड्स पे मैंने चैलेंज किया। प्लीज देखिए कि कोई डिस्टर्ब ना करे। सबसे पहली बात नाविका जी, आपने बिल्कुल सही कहा, 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आ चुके भारत में उनको ये नागरिकता मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, इसको मैंने चैलेंज किया है। 31 दिसंबर 2014 एक वेग डेट है। क्यों 31 दिसंबर 2014? क्यों नहीं 1 जनवरी 2015? क्यों नहीं 15 नवंबर 2016? ये एक वेग डेट है। वेग डेट्स कानून में नहीं आ सकते, इसका कोई साइंटिफिक या लीगल बेसिस नहीं है। दूसरी, और हमने देखा इसके बाद तालिबान टेक ओवर हुआ तो वो उन हिंदुओं को क्यों नहीं। दूसरी बात, जो आपका परम क्वेश्चन था कि इससे किसी की नागरिकता नहीं ली जा रही, बिल्कुल सही, ये मैंने भी अपनी पिटीशन में कहा, किसी की नागरिकता नहीं ली जा रही। लेकिन जो इनजस्टिस हो रहा है वो जो हिंदुओं से हो रहा है, मेरी बात को प्लीज ध्यान से रुकिए, टोकना मत, हिंदुओं से इनजस्टिस हो रहा है, खास करके उन हिंदुओं से जो भारत के बॉर्डर में, उदाहरण के तौर पर 3 मुल्कों को चुना गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसका बेसिस, इसके बेसिस क्या है? क्यों अफगानिस्तान? वो तो भारत का हिस्सा कभी था नहीं। और अगर भारत के जो देश हिस्सा थे तो क्यों नहीं म्यांमार, जहां पर हिंदुओं को जहां पे हिंदू कठिनाइयां में है, जहां पे हिंदू सिटीजन्स के साथ, रोहिंग्या हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, वो उनको क्यों नहीं? श्रीलंकन तमिल्स के साथ क्यों नहीं, जो अधिकतर हिंदू है? सबसे ज्यादा जेनोसाइड और माइग्रेशन तमिल हिंदूज का हुआ है, उनको क्यों नागरिकता नहीं दी जा रही? तीसरी बात, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 भारत के संविधान का ऑलरेडी अधिकार देते हैं। खास करके आर्टिकल 7 भारत के संविधान का, जो आप कह रहे थे नेहरू जी की इच्छा थी कि पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को हम सिटीजनशिप दे सकते, खास करके हिंदुओं को, तो फिर उसका उपयोग क्यों नहीं किया? इसके लिए नया कानून क्यों लाया गया? इन सवालों का जवाब सरकार नहीं देती, सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट करती। एक लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय अमित शाह जी ने आपको इंटरव्यू में कहा कि नेहरू जी का स्वप्न था, बिल्कुल सही, इसीलिए नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था। नाविका जी, इस पैक्ट के खिलाफ गोलवलकर जी ने रिजाइन किया था। आप मुझे फैक्ट चेक कर दीजिएगा, इस पैक्ट के खिलाफ। तो अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि नेहरू जी के रास्ते पे चल रहे और गोलवलकर जी के रास्ते पे नहीं चल रहे। मैं बस ये मेरे पॉइंट्स से, आगे के पॉइंट्स में आगे के भाग में बोलूंगा। थैंक यू नाविका जी। तहसीन पूनावाला जी को बिल्कुल सीए से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि और भी देशों को इसमें शामिल किया जाए। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब। बिल्कुल है। हाँ, तहसीन भाई को मैं बता देना चाहता हूं, आप युवा और प्रबुद्ध वकील हैं, मगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं, तो जरा अपना ध्यान रख लिया करिए। आपने कहा कि अफगानिस्तान तो कभी भारत का हिस्सा था नहीं, ये राम महाराजा रणजीत सिंह जी के समय में कभी नहीं था। ये बताइए, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से अंग्रेजों की को चकमा देकर निकले थे, तो काबुल में एक मेहरोत्रा जी थे जिन्होंने उनको जिनके घर में वो लंबे समय तक रहे थे। क्या बोलने लगते हैं? 1950-60 के दशक तक काबुल में 1/3 आबादी हिंदू और सिखों की थी। चलिए, तालिबान के आने के बाद जो सिखों के साथ हुआ, वो सिख कहां जाते? ये अफगानिस्तान के उस तरफ सीरिया जाते या भारत आते? और सुनिए, मेरी बात नहीं है, ये अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल खुद बोल चुके हैं कि 60,000 से अधिक सिख आवेदन दिए हुए हैं, जिसमें बहुत से अफगानिस्तान के भी हैं और उन्हें सिटीजनशिप देनी चाहिए। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोले। अब मैं आपकी पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं, मैंने जिस कमेटी की बात कही थी, 2003 की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कमेटी, जिसके चेयरमैन प्रणब मुखर्जी आपके नेता थे, और ये कपिल सिब्बल उसमें सदस्य थे। कपिल सिब्बल भी उसके सदस्य थे, लालू प्रसाद यादव जी भी उसके सदस्य थे, जो हाथ से लिखे हैं कि मेजॉरिटी को नहीं देना। और सुनिए, 18 दिसंबर 2003 डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी से कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध उन्हें देना चाहिए। अब आइए,
तरुण गोगोई जी की सरकार का रिजोल्यूशन है जुलाई 2014, हिंदू, सिख और बौद्ध उनको देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का रिजोल्यूशन है 2015, असम कांग्रेस कमेटी का रिजोल्यूशन मई 2015, वो जाके पढ़ लीजिए। रिलीजियस माइनॉरिटी को देना है। मेरे भाई, आज जो मैं बताना चाहता हूं, समस्या जानते क्या आ गई नाविका जी? जो नेताओं के बारे में ये इमेज बन गई है ना कि इनकी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो इसीलिए बनी है क्योंकि कहा जाता कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उससे ज्यादा कहने से ज्यादा महत्व होता लिखने का, लिखने से ज्यादा महत्व होता रिजोल्यूशन का, रिजोल्यूशन से ज्यादा होता संसदीय समितियों में लिखने का। साहब सब कुछ कहते हुए, और जो डेट पे आपने आपत्ति की, तो मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी के समय में असम अकॉर्ड हुआ था, ये 1971 की डेट किस आधार पर तय की? 71 के बाद वाले जो आए उनके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। माननीय, ये सब होता है कि मैं बोलता हूं के अंदर कोई गलती निकालना, इसलिए मैंने विनम्रता से उसका जवाब दिया। आप अपनी पार्टी कह दीजिए मेरे सारे रेजोल्यूशन गलत है। और सुनिए, कांग्रेस पार्टी का 1949 नवंबर का रेजोल्यूशन है कि हमको सबको देना है, हिंदू सिखों को जो आएंगे और भविष्य में भी देते रहना है। ये 26 सितंबर 1947 को महात्मा गांधी ने भी कहा है हमारा कर्तव्य और हमेशा से आते रहना। अब कह दीजिए गांधी गलत थे, नेहरू गलत थे, मनमोहन सिंह गलत थे, कपिल सिब्बल गलत थे, तरुण गोगोई गलत थी, असम की सरकार गलत थी, क्योंकि मुझे इस समय वोट पाने के लिए चंद कट्टरपंथियों का साथ लेना है, तो हम अपने सारे पुराने लोगों की इज्जत उतारने में मुझे कोई गुरेज नहीं। सवाल का जवाब तहसीन पूनावाला जी आप जरूर दीजिएगा, लेकिन हमारे साथ दानिश कुरैशी जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर दूं। थैंक यू, प्लीज। ओके, 30 सेकंड जवाब देने दीजिए तो दर्शकों को अच्छा लगे, फिर आप दानिश भाई के, अगर आप मेरे से आपसे 30 सेकंड्स बोलिए तहसीन जी। 45 सेकंड्स मैम। बिल्कुल सही सुधांशु जी ने कहा। आशा 45, प्लीज मैम, प्लीज मैम, मैं आपका फेवरेट हूं, मैं रुक गया आज बॉम्बे में आपके लिए, मुंबई में। प्लीज मैम, आसाम अकॉर्ड की बात की, बिल्कुल सही। 1971 उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था, इंडिया पाकिस्तान वॉर, तब हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े थे, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था। थैंक यू, आपने मेरी बात को सही बताया। दूसरे, आपने जितने भी अकॉर्ड्स की बात की और आपने डेट्स की बात की और आपने बताया कि कांग्रेस के रेजोल्यूशन से, बिल्कुल सही, वही तो नेहरू लियाकत पैक्ट था जिसके खिलाफ गोलवलकर साहब ने रिजाइन किया। थैंक यू, आपने मेरी दूसरी बात को सच बताई। तीसरी बात, कांग्रेस का रेजोल्यूशन कहता है सभी माइनॉरिटीज, हिंदू और बौद्ध, सारे भारत के बॉर्डर्स पे जिनके साथ अन्याय हुआ है, मान एग्जाम्पल श्रीलंका, एग्जाम्पल म्यांमार, एग्जाम्पल मॉलडीव, एग्जाम्पल मॉरिशस, ये हमारे मैरीटाइम बॉर्डर्स है, एग्जाम्पल नेपाल जो बहुत हिंदू सिटीजन है, मेहदीज, आपने उनको इंक्लूड नहीं किया। मैं आपसे दोबारा से सवाल पूछता हूं, जो तमिल हिंदू, नहीं साहब, नहीं लिखा है, क्लियर कट लिखा है, केवल माइनॉरिटी को देना है। तहसीन जी झूठ मत बोलिए, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। मैंने कमेटी का पॉइंट नंबर 9 कोट किया, उसमें लिखा है कि इन देशों की मेजॉरिटी को नहीं देना है। तो मेजॉरिटी को नहीं देना है, माइनॉरिटी को देना है। उसमें सिख, उसमें हिंदू, सिख, मेजॉरिटी को नहीं देना, माइनॉरिटी को ही देना है। इन देशों का जो बताया है डिटेल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी अलग है और माइनॉरिटी अलग है। नहीं देना है, कमेटी हेडेड बाय प्रणब मुखर्जी। देना है ना, तो वही करेक्ट। तो आप किसको दोगे? अगर मेजॉरिटी को नहीं दोगे तो माइनॉरिटी को ही दोगे ना सुधांशु जी। हाँ, जो तो आ रहा है, मान लो नेपाल से या श्रीलंका से, तमिल, वही तो मैं कह रहा हूं, तो क्या प्रॉब्लम है? फिर क्यों कह रहे हैं कि वहां मुसलमानों को भी देना चाहिए? सुधांशु जी, क्योंकि नेपाल में मेजॉरिटी हिंदू है। आप समझ नहीं रहे हैं तहसीन जी, तो जनता आपकी बात समझ रही है। और मुकेश नहीं तहसीन पूनावाला जी, अब आप या तो आप सिंगल इंटरव्यू, क्योंकि आप फेवरेट हैं, तो आप सिंगल इंटरव्यू पे आया करिए, क्योंकि सारा समय मैं आपको नहीं दे सकती और आप ही तय कर लेते हैं कौन मेरा फेवरेट है। कांग्रेस को भी बता दीजिएगा कि कांग्रेस मेरी कितनी फेवरेट है। मुकेश